2019 में हुए सीएए एनआरसी के अगेंस्ट शाहीन बाग के प्रोटेस्ट तो आप सभी लोगों को याद ही होंगे। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सीएए एनआरसी के अगेंस्ट में फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्रिएट किए थे, लोगों को धोखे में रखा था, लोगों के मन में यह डर भी डाला था कि इस देश में जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, सीएए एनआरसी एक बार अगर लागू हो गया तो इस देश के सारे मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का यहां पर वायलेशन किया जाएगा, सिटीजनशिप के जो कानून है वो सरकार संविधान में संशोधन करके अपने हिसाब से चेंज कर देगी, और न जाने क्या क्या गलतफहमियां यहां पर क्रिएट की गई थी और भारत की जो यूनिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको नुकसान पहुंचाने की बात की गई थी। लेकिन कोई भी पर्सन आपको एक बहुत आसान भाषा में यह बता नहीं रहा था कि सीएए एक ऐसा कानून है जिसमें हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन इस्लामिक कंट्रीज में रहने वाली जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, और जिनका धर्म के नाम पर जिनकी प्रताड़ना की जा रही थी उन देशों में, उन लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के तहत। और एनआरसी में यह नियम था कि 1971 और 1951 की दो डेट लाइन के हिसाब से जो भी पर्सन इंडिया में इलीगली आए हैं, स्पेशली आपके ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेशी मुस्लिम जो इलीगली आए हैं, उनको यहां से डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन गलतफहमी इस देश के मुसलमानों के मन में यह फैलाई गई कि कोई भी मुस्लिम क्यों ना हो इस देश का, सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा इस देश के, जो पूरी तरीके से गलत है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनआरसी में सिर्फ उन लोगों को यहां पर टारगेट करने की बात की गई थी जो इलीगली इंडिया में आए थे। जो मुस्लिम हमेशा से ही इंडिया में थे या फिर बाद में इंडिया आए, परमिशन लेकर आए, डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, सिटीजनशिप लेकर आए, वो उतने ही भारतीय नागरिक हैं जितने इस देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और हम जैसे लोग नागरिक हैं। तो ये सीएए एनआरसी में फर्क क्या है? पहली बार एनआरसी लाया कब गया था, क्यों लाया गया था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 से क्या लेना देना है और इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कंसीक्वेंसेस यहां पर क्या हो सकते हैं, और इस पर इतनी पॉलिटिक्स क्यों की गई थी, इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो देखिए, सीएए एनआरसी को समझने से पहले हमें पॉपुलेशन सेंसस को समझना होगा। पॉपुलेशन सेंसस का मतलब होता है जनसंख्या गणना, यानी कि इस देश में हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि भारत की जनसंख्या या पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, और जितनी पॉपुलेशन हो चुकी है उसके हिसाब से गवर्नमेंट रिसोर्सेज तैयार करती है। उतना एग्रीकल्चर बनाना होता है, सड़कें बनानी होती हैं, रेलवेज, एयरपोर्ट, मेट्रो, स्कूल, हॉस्पिटल, अलग अलग सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। इंडिया में सबसे पहली बार अनऑफिशियल पॉपुलेशन सेंसस इंडिया के 1872 के वायसराय मेयो के द्वारा किया गया था। वहीं अगर रेगुलर पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो वो 1881 में रिपन के द्वारा किया गया था। अब इस रेगुलर पॉपुलेशन सेंसस का मतलब यह होता है कि आप जब हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस करवाते हैं, जैसे आपने 1881 में कराया तो उसमें आप 10 साल ऐड करिए तो वो हो जाता है 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। यानी कि 1951 का जो पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला पॉपुलेशन सेंसस था, जिस वक्त पंडित नेहरू की सरकार थी। और जो ट्रेडिशन चला आ रहा था जनसंख्या गणना का, उसी को फॉलो करते हुए 1951 की हमारी भारतीय सरकार ने पॉपुलेशन सेंसस करवाया। लेकिन पॉपुलेशन सेंसस से पहले और पॉपुलेशन सेंसस के बाद पंडित नेहरू को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस देश में नजर आई कि ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां से बहुत सारे इलीगल मुस्लिम्स जो हैं वो माइग्रेंट करके इंडिया आ रहे थे, स्पेशली वेस्ट बंगाल और आसाम के क्षेत्रों में आ रहे थे। यानी कि हो यह रहा था कि जो लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से इलीगली भारत में आ चुके हैं, वो भी पॉपुलेशन सेंसस का हिस्सा बनते जा रहे थे। यानी हम उन इलीगली बांग्लादेशी मुस्लिमों को भी अपने नागरिकों की लिस्ट में जगह देते जा रहे थे, जो असल में भारत के नागरिक हैं ही नहीं। और अगर उन्हें भारतीय नागरिकों की लिस्ट में जगह मिल जाती तो वो रिसोर्सेज जो आप और मैं डिजर्व करते हैं, वो टैक्सेस जो हम भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए पे करते हैं, वो सारी सुविधाएं और वो सारे टैक्सेस का पैसा
उन बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट मुस्लिम्स पे खर्च होने लगता, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, डेमोग्राफी के लिए, कल्चर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता। तो यहां पर पंडित नेहरू ने 1951 का पहले पॉपुलेशन सेंसस करवाया और उसमें यह देखा कि भाई भारत में कौन कौन से लोग हैं, कितने कितने लोग हैं, उनका नाम पता, अलग अलग चीजों की डिटेलिंग ली। लेकिन एक बार जब 1951 का पॉपुलेशन सेंसस कर दिया गया तो उसके बाद 1951 में पहली बार पंडित नेहरू की सरकार जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में एनआरसी लेकर आती है, जिसे हम लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कहते हैं। अब इस नेशनल रजिस्टर सिटीजन में बेसिकली यह दिखाया जाता है कि भारत का हर एक गांव, हर एक शहर में जितने भी घर हैं, जितने भी मकान हैं, उनके सीरियल नंबर क्या है। जिस तरीके से आज हम लोग बेसिकली देखते हैं कि आधार कार्ड एक तरीके से हमारा सीरियल नंबर बन चुका है, उसी तरीके से एनआरसी को भी उस वक्त में घरों में रहने वाले परिवारों और उनके सदस्यों का सीरियल नंबर बनाया गया था। 1951 में एनआरसी इसलिए बनाया गया था क्योंकि पंडित नेहरू को पता था कि ईस्ट पाकिस्तान से जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा, और पंडित नेहरू को इस बात का शक था कि 1961, 1971, 1981 आने वाले 10-10 सालों में ये इलीगल माइग्रेशन बढ़ता रहेगा और सरकार कभी शायद समझ ही नहीं पाएगी कि कौन असल में भारतीय नागरिक है और कौन भारतीय नागरिक नहीं है। इसके लिए एनआरसी बनाया गया था। मान लीजिए पंडित नेहरू ने 1951 में एनआरसी बनाया और आप जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, 1971 में आप इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और आप 1971 में जब पॉपुलेशन सेंसस करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई भारत की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, स्पेशली आसाम और वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रही है। तो आप कैसे पता लगाएंगे आसाम और बंगाल के लोगों के बीच में ये फर्क करते हुए कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन भारतीय नागरिक नहीं है? तो उसके लिए यहां पर पंडित नेहरू ने 1951 में जो एनआरसी करवाया था उसकी हम लोग मदद लेंगे, क्योंकि 1951 में पॉपुलेशन सेंसस तो था हमारे पास, लेकिन हमने उसी पॉपुलेशन सेंसस का एक डिटेल वर्जन बनाया था जिसमें सीरियल नंबर दिया था और 1951 में जो लोग भारत में उस वक्त थे उनका नाम भी एनआरसी में था। अब 1971 में जो व्यक्ति एकदम से हमारी पॉपुलेशन सेंसस का हिस्सा बन जाता है, हम उसका पूरा नाम पढ़ते हैं और उसके नाम को हम 1951 के एनआरसी से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई इस 1971 के नए व्यक्ति का नाम तो 1951 की एनआरसी लिस्ट में नहीं है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, अभी अभी पैदा हुआ होगा। तो हमने कहा भाई आपके जो पिता हैं, आपकी जो माता हैं, आपकी जो फैमिली मेंबर है, उनका नाम तो एनआरसी में 20 साल पहले की लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आप तो हमेशा से भारत में रहते हैं। तो अगर वो उनका नाम है तो ठीक है, नहीं है तो ये बाहर से आया हुआ है। और मान लीजिए अगर बाहर से आया है और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं बाहर से आया था लेकिन मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो भाई डॉक्यूमेंट दिखाइए अपने। आप अगर ईस्ट पाकिस्तान से भारत आए थे और मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आए, अपनी जान बचाकर आप वहां पर आए थे, आपके पास इकोनॉमिक असिस्टेंस नहीं था, कुछ नहीं था, तो भारत आए होंगे तो आपने भारत में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उसको बताया होगा। तो सरकार ने आपको रिफ्यूजी बनाया होगा, इमिग्रेंट बनाया होगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा। आपके पास कुछ नहीं है, यानी आपका कोई इतिहास ही नहीं है, आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? आप और मैं भारत देश में पैदा हुए हैं और आपके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास अपनी फैमिली हिस्ट्री है। मैं सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। मेरी कम्युनिटी पाकिस्तान से माइग्रेशन के बाद भारत आई थी 1947 में, और मेरी कम्युनिटी को आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 के बीच सिटीजनशिप मिली थी, और जब हमें सिटीजनशिप मिली थी तो हमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे। तो अगर आज मुझसे सरकार पूछती है कि अनुभव तुम्हारी फैमिली पार्टीशन के बाद आई थी, जैसे सिंधी कम्युनिटी आई, पंजाबी कम्युनिटी आई, कच्छी कम्युनिटी आई, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? जी हां सर, बिल्कुल हमारे पास डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मेरी फैमिली को जब या मेरी कम्युनिटी को जब यहां पर सिटीजनशिप दी गई तो हमने यहां पर कानूनों का पालन किया और हम लीगली इस देश के नागरिक बने और हम उसे साबित कर सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी बेसिकली कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है, उसके लिए 1951 का एनआरसी बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी था और पंडित नेहरू ने इसे किया भी। और उसके बाद 1960 के बाद, यानी कि बेसिकली 10 साल के बाद, ये जो एनआरसी था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो प्रिपेयर किया था, उसे यहां पर जो डिविजनल ऑफिसर्स हैं, जिसे हम लोग ऑफिस ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर फॉर सब डिविजनल ऑफिसर्स, उनके अंडर जो बनवाया गया था वो स्टेट पुलिस को यहां पर दे दिया गया। अब यहां पर ये जो एनआरसी है वो बेसिकली आज की तारीख में आपको आसाम में देखने को मिलता है, क्योंकि आसाम में जो इलीगल माइग्रेशन है,
आज के बांग्लादेशी मुस्लिम्स का वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इससे अगर एनआरसी हम लोग बनाते हैं तो इससे हमें पता चल पाएगा कि भारत का कौन है और भारत का कौन नहीं है। और भारतीय सरकार ये चाहती है कि आसाम के अलावा भी दूसरे राज्यों में ये जो एनआरसी है उसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए। नागालैंड ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन अब आपको नागालैंड में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए कि भारत को, भारत के लोगों को और भारतीय सरकार को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश का है और वो भारत में आना चाहता है और भारत का नागरिक बनकर आना चाहता है। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमें किसी और को नागरिक बनाने में परेशानी होती तो हम नागरिक के जो अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान में क्यों डालते। आर्टिकल 5 to 11 इंडियन सिटीजनशिप के जो एक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डालते। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी ने भी भारत की नागरिकता ली है, लेकिन उन्होंने कानूनी रूप से ली है। शॉन टेट जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, उन्होंने एक इंडियन लड़की से शादी की है और मैरिज सर्टिफिकेट के नाम पर उन्हें भी इंडियन सिटीजनशिप ऑफर की गई थी। तो ये तो कानूनी मुद्दे हुए ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारतीय सरकार को बिना बताए, बिना कागज लिए अगर हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके लिए एनआरसी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आसाम में जो एनआरसी है उसके लिए सबसे ज्यादा यहां पर कंट्रोवर्सी जो है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आसाम, ये जो पूरा स्टेट आपको दिख रहा है, आसाम में बेसिकली बांग्लादेशी इलीगल मुस्लिम्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहां पर अगर आसाम में हम लोग एनआरसी जो है वो ला लेते हैं तो इससे बेसिकली क्या होगा, हमें यह पता चलेगा कि असमीज कौन है और बांग्लादेशी कौन है। और यहां पर एनआरसी लागू करने के लिए 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी की सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम की स्टेट गवर्नमेंट, ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट यूनियन, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू, और ऑल आसाम गण परिषद एएसजीपी के बीच में यहां पर 15 अगस्त 1985 को अकॉर्ड हुआ था, जिसे हम आसाम अकॉर्ड कहते हैं। और उसके लिए डेट जो फिक्स की गई थी वो थी 24 मार्च 1971। यानी इसमें यह बोला गया था कि भाई 24 मार्च 1971 से पहले जो भी व्यक्ति आसाम में आ गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे आसाम का रेसिडेंट और इंडियन सिटीजन मान लेंगे। लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद जो आसाम में आया है सर, हम उसे आसाम का सिटीजन नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बांग्लादेशी है। अब वो बाहर से आया है तो उसे डिपोर्ट किया ही जाएगा। अगर वो लीगली आया होता हमारे संविधान के कानूनों का पालन करते हुए, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि आप चोरी छुपे घुस रहे हैं यहां पर, एक तरीके से पूरे के पूरे देश को यहां पर आप धोखा दे रहे हैं। अब यहां पर आप एलिजिबिलिटी समझने की कोशिश करिए। जो अपडेटेड एनआरसी है उसमें सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है कि एनआरसी 1951 में नाम होना चाहिए। 24 मार्च 1971 का जो बेसिकली इलेक्टोरल रोल है जो आसाम अकॉर्ड में हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बताई। और ये जो दोनों पर्सन हैं, नंबर 1 और नंबर 2 की क्वालिफिकेशन में, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि जो उनके पूर्वज हैं, उनकी जो पहले की पीढ़ियां हैं, उनके बारे में आपको यहां पर क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें बोला यह गया था कि भाई अगर कोई बांग्लादेश से आसाम आता है 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक, यानी 24 मार्च की मिडनाइट तक आता है, तो उसे हम लोग यहां पर एक फॉरेन ट्रिब्यूनल के नाम पर इंडियन सिटीजन हम लोग डिक्लेयर कर देंगे और फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम उसका नाम जोड़ देंगे। लेकिन 24 मार्च के बाद अगर कोई आएगा तो हम उसे आसाम का रेसिडेंट या इंडियन सिटीजन नहीं मानेंगे। अब यहां पर आपको सेम चीज यहां पर डिटेल में देखने को मिलती है, जिस तारीख की हम लोग यहां पर 24 मार्च 1971 की बात कर रहे हैं। अब इसको टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये एनआरसी जैसी जो चीजें हैं इसकी बेसिकली हमें जरूरत क्यों है। देखिए, सबसे पहली जरूरत तो हमें इसलिए क्योंकि जो इन्फ्लेटर्स हैं, यानी कि जो बेसिकली इलीगली बांग्लादेशी मुस्लिम जो माइग्रेट करके आए हैं, उनकी पहचान करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली अनफेयर टू द पीपल ऑफ इंडिया हु आर बेसिकली पेइंग टैक्सेस वेरी वेरी ऑनेस्टली। तो सबसे पहले तो यहां पर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बेसिकली हमको टारगेट करना है। लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आएंगे, उनमें हमें यह समझने की कोशिश करनी है कि इन तीनों इस्लामिक कंट्रीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, अगर वो 24 मार्च 1971 के बाद भी आई हैं, तब भी उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। यानी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, ज्यूइश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई बांग्लादेशी मुस्लिम आया है भारत में, तो उसे हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। अब ज्यादातर लोगों ने इसी बात पर बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया था शाहीन बाग में 2019 में कि आप सर
नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को भारत का नागरिक बना रहे हो लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बना रहे हो, ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। सर अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है तो इसमें आपको क्या, वो थोड़ी ना भारत के नागरिक हैं। और दुनिया के सारे देशों के नागरिक का ठेका भारत सरकार ने तो ले नहीं रखा है। तो पहली बात तो ये हुई कि हम माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप यहां पर क्यों दे रहे हैं, जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन आ रहे हैं, क्योंकि इन इस्लामिक कंट्रीज में सेक्युलरिज्म तो है नहीं भारत की तरह। तो जो सेक्युलरिज्म नहीं है, इस्लामिक कंट्री है, तो जो नॉन इस्लामिक माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उनका धर्म के नाम पर उनकी प्रताड़ना की जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है वहां पर। तो ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भारत की कि उनको यहां की सिटीजनशिप दे, इसलिए उनको दी जा रही है। नंबर 2, मुस्लिम्स को इसलिए नहीं दी जा रही है सिटीजनशिप बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, क्योंकि सर आप तो ऑलरेडी इस्लाम के फॉलोअर हैं और आप जिन कंट्रीज में ऑलरेडी रह रहे थे वो तो इस्लामिक कंट्री हैं। तो धर्म के नाम पर तो आपका यहां पर प्रताड़ना या टॉर्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई बेसिकली अगर आप इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं और इस्लाम को फॉलो करने वालों का टॉर्चर किस तरीके से होगा। तो आप कम से कम सीधे मुंह ये कहिए कि वहां पर पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इसीलिए हम आ रहे हैं। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कंट्री। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इंडियन सिटीजन के नजरिए से सोचिए, भारतीय सरकार के नजरिए से सोचिए, इंडियन डेमोक्रेसी, इंटरनल सिक्योरिटी के नजरिए से सोचिए, इसलिए आपको फर्क देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि अगर भारत में भी सेक्युलरिज्म ना होता और भारत एक हिंदू राष्ट्र होता कॉन्स्टिट्यूशनली, तो भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित है, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, और भारत का कोई हिंदू दूसरे देश में जाकर यह कहता कि भारत में मेरा धर्म के नाम पर प्रताड़ना की जा रही है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करते? बिल्कुल नहीं करते। अरे भाई तुम हिंदू हो और हिंदू राष्ट्र अगर है वो, तो कैसे प्रताड़ना की जाएगी? वैसे ही इस्लामिक कंट्री में इस्लाम के फॉलोअर्स का कैसे प्रताड़ना किया जा सकता? नॉट पॉसिबल, राइट? अब यहां पर हमने जो 3 कंट्रीज हैं इनको जो बेसिकली हम लोगों ने लिया है उसके बारे में यहां पर हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब आप प्लीज ये समझने की कोशिश करिए और ये क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि सीएए और एनआरसी जो है डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं। हम लोग यहां पर बात करते हैं एनआरसी की इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए, और सीएए की हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको यहां पर सिटीजनशिप देने की। अब यहां पर एक और चीज यहां पर की गई थी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 1955 का है ओरिजिनली, उसमें 2019 में बेसिकली यहां पर चेंजेस लाए गए और यहां पर बेसिकली बोला गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुकी हैं, उनको सिटीजनशिप बेसिकली यहां पर दी जाएंगी। और पहले उन्हें सिटीजनशिप लेने में 11 साल का वक्त लगता था, उसको बेसिकली यहां पर कम करके हम पूरी तरीके से कितना कर चुके हैं? 6 साल कर चुके हैं। और ये एक्सरसाइज जो है वो लानी जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन हमें इसमें यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर आप यहां पर सीएए के बारे में बात करें, क्योंकि एनआरसी के बारे में तो हम लोग समझ गए, तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सिटीजनशिप के आर्टिकल देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 भी बनाया, जिसमें हमने ये कहा कि बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा भारत के जो नागरिक हैं वो बन सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप और मैं, अगर आप लोग 1955 के बाद पैदा हुए, जैसे मैं 1992 में बॉर्न हुआ, आप 90s 2000s में पैदा हुए होंगे, तो हम लोग भारत के नागरिक सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं। हम भारत के नागरिक इसीलिए हैं क्योंकि हम भारत में पैदा हुए और हमारे भारत में पैदा होते वक्त हमारे माता और हमारे पिता यानी हमारे पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे। या फिर अगर ऐसा हो कि हम भारत में पैदा हुए, उस वक्त हमारा एक पेरेंट इंडियन सिटीजन थे और दूसरे पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं थे, इसीलिए हमें यहां पर इंडिया की सिटीजनशिप देखने को मिलती। तो यही जो 1955 का बेसिकली कानून है, उसमें 2019 में अमेंडमेंट लाया गया, जिसे हम लोग सीएए के नाम से जानते हैं, जिसमें बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को यहां पर दिया जाएगा सिटीजनशिप, और इलीगल माइग्रेंट्स जो बेसिकली रहेंगे मुस्लिम्स को छोड़कर सबको दी जाएगी, और मुस्लिम्स को बेसिकली यहां पर एनआरसी के अंदर डाला जाएगा। रिलैक्सेशन भी मैं आपको बता चुका हूं कि पहले जो 11 साल में सिटीजनशिप मिलती थी, अब वो माइनॉरिटीज जो है सीए के तहत सिर्फ 6 साल में सिटीजनशिप ले लेंगी, यानी 5 साल की जो उनकी तकलीफ है यहां पर उनकी कम कर दी गई है। और जो रिलीजियस माइनॉरिटी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आई हैं, उनको फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 से भी पूरी तरीके से हम लोग यहां पर
उनको छूट दे देंगे, किसी तरीके की यहां पर उनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, जो 6th शेड्यूल है इंडिया के कुछ ट्राइबल एरियाज में, जिसमें आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे कुछ स्टेट्स, जिन स्टेट्स के कुछ एरिया में शेड्यूल 6 है, पूरे के पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहे, जहां शेड्यूल 6 है, शेड्यूल एरियाज एक्ट, वहां पर बेसिकली इसको यहां पर लागू नहीं किया जाएगा, जहां पर बेसिकली इनर लाइन परमिट हमें देखने को मिलती है, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत हमको यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां पर अगर जैसे हम लोग दे देते हैं सिटीजनशिप, तो उनका जो ओसीआई का रजिस्ट्रेशन है, ओवरसीज इंडियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उस रजिस्ट्रेशन को हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। और इंडियन सिटीजन एक बार बन गए तो इलीगली जब वो रिलीजियस माइनॉरिटीज इस्लामिक कंट्री से आई थी, तो माइग्रेशन के अगेंस्ट या इलीगल माइग्रेशन के अगेंस्ट या इतर उन पर जो बेसिकली चार्जेस लगाए गए थे, उन चार्जेस को भी हम लोग यहां पर पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगे। फिर से एक बार क्लियर हो जाइए, ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं, आपके जनरल नॉलेज की भी बात है कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की इस्लामिक कंट्रीज में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज रहती हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, जूइश एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्हें भारत की नागरिकता देंगे। 11 साल नहीं लगेंगे, सिर्फ 6 साल लगेंगे। सीए में सिर्फ इतना ही होगा। एनआरसी में हम लोग एक अलग रजिस्टर बनाते हैं सिटीजन का, जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेट में से स्टेट वाइज लागू करेंगे। और एनआरसी में 1951 का भी हम लोग डेटाबेस लेंगे, 1971 के 24 मार्च का भी डेटाबेस लेंगे। स्पेशली आसाम में लागू हो चुका है, नागालैंड में आसाम लागू होने वाला है, धीरे धीरे हर एक में लागू होगा। और एनआरसी से हमें यह पता चलेगा कि कौन व्यक्ति भारत में हमेशा से था, कौन फिर इलीगली आ गया, कौन अपना नाम बदल कर आया, किसने अपने डॉक्यूमेंट नकली बनाए, कौन बिना डॉक्यूमेंट के आया, कौन बिना सरकार की इजाजत के आया। उन इलीगल माइग्रेंट्स को अलग कर दिया जाएगा और वो जिस देश से आए थे उन्हें वहां पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो एनआरसी इलीगल माइग्रेंट्स को देश से बाहर फेंकने के लिए, और सीएए तीनों इस्लामिक कंट्रीज की रिलीजियस माइनॉरिटीज को देश में शामिल करने के लिए है। आई होप ये जो चीज सीए एनआरसी की है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से भी रिलेटेड है, और अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हैं और सिर्फ इंडियन सिटीजन हैं, तो आपके लिए भी जरूरी है। और इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।